अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। हम लोग एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को डिस्कस कर रहे हैं। जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की डेफिनेशन, उसकी डिफरेंट टाइप्स, इटियोलॉजीज, पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर बात कर ली थी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो मेनली एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के ऊपर है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में एग्जामिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने करना होता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर हमने सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक हर चीज को चेक करना होता है। तो उसके अंदर कौन कौन सी मेन चेंजेस हैं वो जो हमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के साथ मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हुआ होगा पेशेंट का। पल्स रेट क्यों इंक्रीज हुआ होगा? क्योंकि उसका बीपी ड्रॉप हो रहा होगा। बीपी क्यों ड्रॉप हो रहा होगा? बीपी इसलिए ड्रॉप हो रहा होगा कि जो हमारा पेशेंट है वो शॉक के अंदर होगा। और शॉक के अंदर क्यों होगा? जब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जब इसकी इटियोलॉजीज को डिस्कस किया है तो उसके अंदर हमने बात की है जो ब्लड है उसके अंदर प्रोटीएज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब प्रोटीएज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वो जो है हमारी ब्लड वेसल की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, उसको डैमेज कर देगा। क्योंकि ब्लड वेसल की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी तो एक प्रोटीन है, तो वो उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को पंक्चर कर देगा। ठीक है, उसके पंक्चर करने के बाद क्या होगा कि जो भी ब्लड वेसल का फ्लूइड है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड स्पेस के अंदर अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये थर्ड स्पेस के अंदर अकामुलेट हो रहा होगा, थर्ड स्पेस का मतलब होता है हमारे पास मेनली दो स्पेसेस होती हैं, एक ब्लड वेसल होता है और दूसरा सेल होता है। अगर सेल या ब्लड वेसल के अलावा किसी तीसरी जगह पे ब्लड फ्लूइड अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाए तो हम उसको कहते हैं थर्ड स्पेसिंग। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कंडीशन के अंदर ये जो थर्ड स्पेस है इसके अंदर फ्लूइड अकामुलेट होना शुरू हो जाए या इंटरस्टिशियम के अंदर फ्लूइड अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाए तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी ब्लड वेसल है उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो पेशेंट शॉक की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, उसका बीपी ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। जब उसका बीपी ड्रॉप करेगा तो हार्ट जो है वो ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा पंप करे और ज्यादा से ज्यादा ब्लड को जो डिफरेंट पेरिफेरीज हैं या डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहां तक भेज सके। तो इस वजह से उसकी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये है कोल्ड स्किन। फॉर एग्जाम्पल जब उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम ही कम है तो आपको पता है जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेसिफिकली हमारा ब्रेन, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनीज, इनकी तरफ जो हमारा बॉडी सिस्टम है वो ट्राई करेगा कि इनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड भेजे ताकि ये जो ऑर्गन्स हैं ये कंप्रोमाइज ना हो। वाइटल ऑर्गन उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो अगर बॉडी से निकाल दिए जाए तो बंदे की डेथ हो जाती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि कोल्ड स्किन स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड स्किन मतलब उसकी जो हाथ है वो पाँव है वो ठंडे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बॉडी सबसे पहले ट्राई करती है कि वाइटल ऑर्गन्स की तरफ से ज्यादा ब्लड भेज दे और बाकी जो रिमेनिंग ब्लड है थोड़ा बहुत बचता जो है वो स्किन या जो हमारे पास जीआईटी या जो हमारे पेरिफेरीज है, हैंड्स और फुट इनकी तरफ भेजती है। तो इस वजह से उसकी स्किन जो है वो कोल्ड हो जाएगी, उसका जो टर्गर है वो लो हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज टेंस स्किन टर्गर का मतलब है जो उसकी पावर है स्किन की वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ब्लड कम है, उनके अंदर फ्लूइड कम है, तो फिल्टर भी कम होगा, फिल्टर कम होगा तो यूरिन की आउटपुट भी कम हो जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट ये हमारे पास टेम्परेचर। अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज है, क्यों इंक्रीज है? जहां पे भी पैंक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेशन, टाइटस का वर्ड आया ना, जैसा कि हमारे पास अपेंडिसाइटिस का वर्ड था, पैंक्रियाटाइटिस का वर्ड है, मेनिंजाइटिस का वर्ड है, मतलब जहां पे भी इन्फ्लामेशन आ रही होगी ना, टीआईएस आ रहा होगा ना, तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा आपको। मैंने आपको बताया था कि टी मिलते हैं, ठीक है, टेकिकार्डिया, टेम्परेचर, ठीक है, ये जो है मेरे पास रेज मिलते हैं। इसके अलावा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी सम केसेस में इंक्रीज मिलता है। ठीक है, तो ये टी याद रखना है, जहां भी इन्फ्लामेशन हो रही होगी ये चीजें जरूर मिल रही होंगी। तो देखें टेम्परेचर इंक्रीज होने का लॉजिक क्या है कि हमारे पास इन्फ्लामेशन है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। और ये बात आपने याद रखनी है कि 1 डिग्री अगर सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी हार्ट बीट 10 डिग्रीज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, 10 बीट्स पर मिनट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर नॉर्मली फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसका जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट कर रहा है और उसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो उसका जो हार्ट है वो 72 से 82 पे आ जाएगा। ठीक है, 82 बीट्स पर मिनट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। देन टेम्परेचर इंक्रीज है तो ऑफ कोर्स हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा हो तो इसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट अगर एब्डोमिनल, स्पेसिफिकली ये जो एग्जामिनेशन थी हमने देखी हेड टू फुट कौन कौन सी चीजें के अंदर चेंजेस आ रही होंगी। देन अगर हम एब्डोमिन की बात करें, क्योंकि पैंक्रियाज आपको पता है एब्डोमिनल ऑर्गन है,
तो इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही होंगी? इसके अंदर चेंजेस आ रही होंगी, एक तो हमारे पास आ जाएगा होगा इंस्पेक्शन पे। इंस्पेक्शन का क्या मतलब होता है? इंस्पेक्शन का मतलब होता है आंखों से देखना किसी भी कंडीशन को। फॉर एग्जांपल उसकी पैंक्रियाज की वाली जो साइट है उसको हम देखेंगे तो आंखों से देखने को हम इंस्पेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें मिलेगा कोलन साइन। अब ये कोलन साइन क्या होता है? कोलन साइन बेसिकली रेडिश डिस्कलरेशन होती है अम्बेलिकस के अराउंड, ठीक है। हमारी जो अम्बेलिकस होती है उसके अराउंड रेड कलर की डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये सुपीरियर साइड पे अम्बेलिकस के, क्योंकि आपको पता है कि जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है उसके अंदर पेन हो रहा था पैंक्रियाटाइटिस के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि कोलन साइन जो है ये कहता है कि रेडनेस हो जाएगी अम्बेलिकस के अराउंड। ये इंस्पेक्शन पे हमें देखने पे पता चल रहा होगा। देन सेकंड क्या है? ग्रे टर्नर साइन। ये क्या है? ग्रे टर्नर साइन का मतलब है कि जो हमारा फ्लैंक रीजन है, ठीक है, फ्लैंक रीजन के अराउंड रेडिश डिस्कलरेशन होगी, ठीक है, या इसको हम कहते हैं ब्रूजिंग अराउंड द फ्लैंक, ठीक है। ब्रूजिंग होता है एक किस्म के, जैसे वो धब्बे से बने होते हैं ना, धब्बे बने होंगे उसके फ्लैंक रीजन के अराउंड, ठीक है। ये हमें देखने पे पता चल जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं पाल्पेशन की। पाल्पेशन का मतलब होता है उसको टच करके चेक करना है कि किसी तरफ कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं जो हमें बाहर से नजर आ रही हो, टच करने से चेंजेस नजर आ रही हो, जो कि सम टाइम ऐसा होता है कि नॉर्मली चीज कुछ और नजर आ रही होती है, लेकिन हम जब उसको टच करते हैं तो वो और तरह फील होती है। तो हमने उसको पाल्पेट करके अच्छी तरह चेक करना है कि क्या सीन है, ठीक है। तो हमें पाल्पेशन के ऊपर क्या चीज मिलेगी? पाल्पेशन के ऊपर सबसे पहले तो हम जब हाथ लगाएंगे तो पेन फील होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होगी? नेक्स्ट चीज ये होगी कि हमें गार्डनिंग साउंड जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। गार्डनिंग साइन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हम नॉर्मली किसी भी पैंक्रियाज वाली साइट को प्रेस करते हैं ना जोर से और अचानक से छोड़ते हैं तो पेशेंट की दर्द से चीखें निकल जाती हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं गार्डनिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है। गार्डन मतलब जो हिफाज होता है ना, गार्डनिंग जो गार्डनर होता है ना बाग वाला, ठीक है, वो गार्डनिंग साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। गार्डनिंग साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो क्या सीन है? एक चीज और आपने पाल्पेशन पे नोट करनी है कि जो बाकी जितनी भी एब्डोमिनल कंडीशंस होती हैं उनके अंदर जो पेन है वो ज्यादा होता है, सॉरी पेन जो है वो कम होता है बट टेंडरनेस ज्यादा होती है। टेंडरनेस का क्या मतलब है? टेंडरनेस का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल हम उसको प्रेस करें, पहले अगर पेन हो रहा होता है और जब हम उसको प्रेस करते हैं तो पेन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पैंक्रियाटाइटिस एक ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर पेशेंट कहेगा मुझे सीवियर पेन है, लेकिन जब आप दबाएंगे तो उसका पेन जो है वो पहले से इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। टेंडरनेस का मतलब होता है प्रेस करने से पेन होना, ठीक है। तो वो पेशेंट जो है वो कहेगा कि मुझे पेन है, लेकिन जब आप दबाते हैं तो पेन इंक्रीज नहीं होता। बाकी जितनी भी एब्डोमिनल कंडीशन है, जैसा कि कोई सिस्टाइटिस है, कोलेंजाइटिस है, पैंक्रियाटाइटिस सॉरी अपेंडिसाइटिस है, ये जितनी भी कंडीशन है उनके अंदर पेन होगा, सीवियर पेन होगा, लेकिन हम जब दबाएंगे तो ज्यादा पेन होगा। लेकिन इस कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं होता। जब पेन हो रहा होगा, जब हम उसको दबाएंगे तो उसका पेन इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास क्या? पल्पेशन, कि हमने उसको पल्पेट कैसे करना है। फिर हमने करना है परकुशन। परकुशन का क्या मतलब होता है? परकुशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम उसको टैप करके चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। जैसे हम किसी खाली ड्रम के ऊपर दबाएं, सॉरी टैप करें तो और साउंड प्रोड्यूस होती है, और अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भरे हुए ड्रम के को टैप करें तो उसके ऊपर अलग जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो हमने परक्यूशन इस तरह करनी होती है, 2 फिंगर्स रखनी होती है और उसके ऊपर टैप करना होता है। जब हम टैप करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो है ना वो फ्लूइड सा भरा हुआ है, ठीक है। फ्लूइड थ्रिल जो है हमारे पास पॉजिटिव आ रही होगी इसके अंदर, ठीक है। फ्लूइड थ्रिल, फ्लूइड थ्रिल जो है इसके अंदर पॉजिटिव आ रही होगी। उसके बाद जो डलनेस है, सॉरी डलनेस जो है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास परकुशन के ऊपर कुछ साइन मिलेंगे। देन अगर हम अस्कल्टेशन करें, अस्कल्टेशन का क्या मतलब होता है? स्टेथ लगाकर हम कोई भी चीज सुनते हैं तो इसके अंदर जो बाउल साउंड्स हैं वो नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है। बाउल साउंड्स जो हैं वो हमारे पास नॉर्मल मिलेंगे, ठीक हो गया। बट इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल पैरालिटिक इलियस हो सकता है। पैरालिटिक इलियस क्या होता है? पैरालिटिक इलियस ऐसा होता है कि नॉर्मली जो हमारी बाइल है, मैं यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ, देखिए जो हमारी ये है ड्यूडिनम, ठीक है। ये हमारे पास है पेंक्रियाज, मैं इसको एक मिनट, ये हमारे पास है पेंक्रियाज और यहाँ पे है गाल ब्लैडर, ठीक है। गाल ब्लैडर से आपको पता है डक्ट निकलती है जिसको हम
कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक डक्ट निकलती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं, एम्फूला वेटर पॉइंट के ऊपर ड्यूडिनम के अंदर इंटर हो जाती है। पैरालिटिक इलियस ऐसी कंडीशन होती है जहां पे गॉल ब्लैडर से डायरेक्टली एक एबनॉर्मल फिस्टुला बन जाता है और डायरेक्टली यहां से बाइल जो है वो विदाउट क्रॉसिंग द बाइल डक्ट, विदाउट क्रॉसिंग द एम्फूला वेटर, डायरेक्टली हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर इंटर होना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं पैरालिटिक इलियस। अगर फॉर एग्जांपल इस ये कंडीशन है, पेंक्रियाटाइटिस है, तो पैरालिटिक इलियस भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि पेंक्रियाटाइटिस के अंदर ये वाला जो एम्फूला वेटर है ये ब्लॉक होगा, तो जो बाइल है वो डायरेक्टली यहां से यहां तक एबनॉर्मल कनेक्शन बनाकर मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट आप क्लियर हो गया। देन ये है अस्कल्टेशन, पैरालिटिक इलियस हो सकता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल हम जब अस्कल्टेट कर रहे हैं तो हमें ये भी सुनने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले तो हमने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको जरूर देख लेना। बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है इनके ऊपर कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें हमने एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर करवानी है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर हमने देखने होते हैं डिफरेंट एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने देखना होता है सीरम अमाइलेज। सीरम अमाइलेज जो है ये नॉर्मल होता है अगर 20 इंटरनेशनल यूनिट हो तो। ठीक है, 20 इंटरनेशनल यूनिट तक ये नॉर्मल होता है। लेकिन जो हमारे पास 20 इंटरनेशनल से लेकर 1000 तक, ठीक है, ये अगर इस कंडीशन के अंदर आए तो हमने इसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस नहीं कहना। 20 से लेकर 1000 तक अगर ये इंक्रीज कर जाए तो हमने इसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस नहीं कहना। क्यों? क्योंकि हमारी जो फोर गट है, ठीक है, जो माउथ से लेकर एम्फूला वेटर के पॉइंट तक फोर गट है, जीआईटी ट्रैक है, इस ट्रैक के अंदर अगर कोई भी पैथोलॉजी होगी तो उस कंडीशन में भी सीरम अमाइलेज इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा एंजाइम है जो सबसे पहले हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल 20 से लेकर 1000 तक इंक्रीज हो जाए तो हमने एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस नहीं कहना। जब ये 1000 से ऊपर जाए इंटरनेशनल यूनिट्स, उस वक्त हमने कहना दिस इज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है, क्लियर हुआ। एक तो पॉइंट ये होगा कि सीरम अमाइलेज को हमने चेक कर लेना है। दूसरी चीज चेक करनी है हमने सीरम लाइपेज को। सीरम लाइपेज जो है इसको हम मोर स्पेसिफिक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन कंफर्म कर देता है पैंक्रियाटाइटिस की। ठीक है, जो अमाइलेज है ये मोस्ट सेंसिटिव है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट सेंसिटिव जो हमारे पास एंजाइम है पैंक्रियाटाइटिस का वो कौन सा है, तो हमने कहना सीरम अमाइलेज। और अगर पूछा जाए मोर स्पेसिफिक कौन सा है तो हमने कहना सीरम लाइपेज। क्लियर। देन यहां पे एक और चीज है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का मतलब जहां पे भी हमारी ल्यूमिनल प्रॉब्लम हो। ठीक है, ल्यूमन का मतलब ये होता है कि किसी भी डक्ट, किसी भी वेसल का प्रॉब्लम हो, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछी जाए तो सबसे पहले हमने कहना है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है, जो अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है इसके अंदर सीटी स्कैन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर क्या सीन है, एक तो पैंक्रियाज के ऊपर एंगल नहीं बन रहा हो तो प्रॉपर एक्सरे का। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये ल्यूमिनल प्रॉब्लम है, तो इस वजह से सीटी स्कैन इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। देन कुछ एडिशनल चीजें जो हैं वो हमने करवानी होती हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल होती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हम करवा सकते हैं? हम लोग करवा सकते हैं सीबीसी। सीबीसी के ऊपर हमें क्या चीजें मिलेंगी? व्हाइट ब्लड सेल काउंट इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है वो इंक्रीज होंगे। डब्ल्यूबीसी के अंदर अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो न्यूट्रोफिल इंक्रीज होंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स इस बंदे के अंदर इंक्रीज मिलेंगे। उसके बाद सेकंड थिंग हमने एक्सरे करवाना होता है। ठीक है, एक्सरे के ऊपर डिफरेंट चीजें हमें मिल सकती हैं जैसा कि प्लूरल इफ्यूजन या एआरडीएस। अभी आप कहेंगे प्लूरल इफ्यूजन होता है हमारे जो लंग्स है उनके अराउंड पानी का भर जाना, और दूसरी बात ये होती है एआरडीएस एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये जो चीजें होती हैं ये इस कंडीशन के अंदर कैसे हेल्प कर रही है या इसके अंदर हमें चेस्ट एक्सरे क्यों करवा रहे हैं, तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उनके अंदर ये चीजें हैं कि एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट हो जाते हैं हमारी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है, सॉरी रिस्पिरेटरी वेसल या रिस्पिरेटरी कैपिलरीज हैं उनके अंदर या एल्वुलाई के अंदर इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट हो जाता है। इसको एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। या जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर
उनके साइडों पे पानी भर जाता है, ठीक है, तो उसको हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो ये प्लूरल इफ्यूजन और ये जो ARDS है, इनको रूल आउट करने के लिए, ये कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की, तो इनको रूल आउट करने के लिए हमने चेस्ट एक्सरे करवाना होता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये जो चीजें हैं ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ तो मूव करके नहीं गई। देन हमने करवाने होते हैं RFT, ठीक है, आपको पता है रेनल फंक्शन टेस्ट हमने क्यों करना होता है, क्योंकि आप जो एक्यूट रेनल फेलियर है वो कंडीशन भी इसके अंदर प्रेजेंट कर सकती है, एक्यूट रेनल फेलियर, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसने ड्रॉप करना है। ड्रॉप क्यों कर रहा है पीछे हम अभी डिस्कस करके आए। जब हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होगा कि किडनी को ब्लड कम जाएगा, किडनी को ब्लड कम जाएगा तो वो रेनल रिलीज करेगा, एंजियोटेंसिनोजन, रास सिस्टम पूरा का पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। रास सिस्टम जिनको नहीं पता कि ये क्या चीज है, वो हम जब उसका टाइम आएगा तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। रास सिस्टम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो उसके अंदर वो बॉडी जो है वो ट्राई करने की कोशिश करती है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करे। तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा जो किडनीज हैं वो फेल हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा LFTs करवानी होती हैं। LFTs हम इसलिए करवा रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन इसके आगे हम बात करनी होती है AST, ठीक है, AST ALT भी इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जितनी प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी लीवर से फॉर्म हो रही होती हैं। और अगर फॉर एग्जांपल लीवर वो जो हमारी पास अमाइलेज है, प्रोटीएज है, वो आकर सारी की सारी जो भी प्रोटीन्स बन रही हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, तो हमारे पास LFT भी डीअरेंज्ड हो सकते हैं। हमने शुगर लेवल चेक करना होता है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ये हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोआगुलेशन प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। कोआगुलेशन प्रोफाइल आपने इसलिए चेक करनी है क्योंकि जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे बन रहे होते हैं लिवर से। और ये जो है सारी कोआगुलेशन जो भी प्रोटीन्स होती हैं, कोआगुलेशन के लिए जो प्रोटीन्स होती हैं उनको प्रोटीएज एंजाइम आकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस वजह से हमें कोआगुलेशन प्रोफाइल भी करवा लेनी चाहिए और अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन भी करवा लेनी चाहिए, जहाँ पे हम इस चीज को भी रूल आउट कर सकते हैं कि ये पैंक्रियाटाइटिस भी है या कोई असाइटिस है या कोई ओडिमा वगैरह है पैंक्रियाज का जो कि पेन कर रहा है, ठीक है। तो ये चंद चीजें हैं जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन में करवा लेनी है। फिर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं प्रोग्नोसिस के हवाले से, ठीक है। प्रोग्नोसिस का क्या मतलब होता है? प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि ये डिजीज जो है ये कहाँ तक ठीक हो पा रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजों को देखना होता है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखना होता है आर्टरी के अंदर। ये इसको अगर ये फॉर एग्जांपल लेस देन 8 किलो पास्कल है, ठीक है, 8 किलो पास्कल, इसकी मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ ये इसकी चीज क्या है। 8 किलो पास्कल से कम हो, पेशेंट की एज 55 से ज्यादा हो, न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो नॉर्मली WBC फॉर एग्जांपल ये जो WBC के अंदर न्यूट्रोफिल हैं, ये इसका लेवल अगर 15,000 से इंक्रीज कर जाए, ठीक है, 15,000 से इंक्रीज कर जाए। कैल्शियम लेवल जो है वो 2 मिलीमोल से इंक्रीज कर जाए, मिलीमोल पर लीटर। RFTs जो हैं रेनल फंक्शन टेस्ट, सीरम क्रेट यूरिया वगैरह जो है ये मोर देन 16 हो जाए, ठीक है, 16 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, मिलीमोल पर लीटर हो जाए। जो एंजाइम्स हैं जैसा कि LDH, ठीक है, और AST एस्पार्टेट और ये होता है LDH, ठीक है, ये अगर इंक्रीज कर जाए, LDH अगर इंक्रीज करता है मोर देन 600 इंटरनेशनल यूनिट्स और जो एस्पार्टेट है ये 200 इंटरनेशनल यूनिट से इंक्रीज कर जाए। सीरम एल्ब्यूमिन लेवल जो है ये लेस देन हो जाए 3.2। सीरम एल्ब्यूमिन आपको पता है एक प्रोटीन है जो कि लीवर से प्रोड्यूस हो रही होती है पर डेसीलीटर, ठीक है। एल्ब्यूमिन और हीमोग्लोबिन ये दो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम ग्राम पर डेसीलीटर में ऑलवेज लिखते हैं। उसके अलावा ब्लड शुगर लेवल जो है ये हमने चेक करना होता है और ये अगर 10 मिलीमोल पर लीटर से इंक्रीज हो। ब्लड शुगर लेवल हम क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो पेंक्रियाज है वो एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, सॉरी, तो एंडोक्राइन फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा होता है, तो इस वजह से हमने शुगर लेवल भी चेक कर लेना होता है। तो ये चंद पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स को हमने क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है और उसके अंदर 48 आवर्स से कम टाइम में इनमें से कोई से 3 पैरामीटर मिल जाते हैं, ठीक है, कोई भी 3 पैरामीटर, इनमें से कोई भी 3 पैरामीटर जो हैं वो डीअरेंज हो जाते हैं या इस कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, तो हमने पेशेंट को एडमिट करना होता है ICU के अंदर, ठीक है। वो एक क्रिटिकल कंडीशन है। इनमें से कोई भी 3 चीजें अगर पेशेंट के अंदर आ रही हैं और उनका ऑनसेट जो है वो 48 घंटे से पहले पहले है, ठीक है, क्लियर। फिर अगर हम लोग एक और चीज होती है जिसको हम गाला, ठीक है, गाला कहते हैं। गाला एक कोड है, गाला एक बिस्कुट भी मिलता है पाकिस्तान में।
तो देखिए गाला, ये जो इसको निमोनिक से याद रखना है, अगर ये गाला आ जाए तो मीन जो पेशेंट है उसकी डेथ कंफर्म है। गाला का क्या मतलब है? गाला का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज है, ठीक है, जी से या ग्लूकोज, तो ग्लूकोज लेवल अगर इंक्रीज कर जाए 220 से, ठीक है, 220 से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाए, जो हमारे पास एलडीएच है जिसको हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाए, डब्ल्यूबीसी जो है ये इंक्रीज हो जाए, ठीक है, मोर देन 1600 तक। उसके अलावा एज जो है पेशेंट की अगर फॉर एग्जांपल 50 ईयर प्लस हो, ठीक है, एज 50 ईयर प्लस हो, और एएसटी जो लिवर एंजाइम है वो 250 से इंक्रीज कर जाए, ठीक है। ये चीजें क्या हैं? जी से गाला, GALAW, ठीक है। तो ये जो गाला है, ग्लूकोज 220 से इंक्रीज कर जाए, एलडीएच इंक्रीज हो, डब्ल्यूबीसी 1600 से ज्यादा हो जाए, एज पेशेंट की 50 ईयर से अबव हो, और एएसटी जो है वो 250 से इंक्रीज कर जाए, तो इस पेशेंट के अंदर डेथ कंफर्म होती है, ठीक है। पैंक्रेटाइटिस का पेशेंट है, ये चीजें अगर पैरामीटर डी अरेंज हैं और इस हद तक रेंज है कि गाला बन चुका है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो डेथ है वो कंफर्म हो जाती है, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटी हो, बट ये चीजें इतनी ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली होती हैं कि वीडियो छोटी नहीं हो पाती, तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो देखें, ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने मेन स्टे जो है वो हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही होता है। कंजर्वेटिव मतलब ये होता है कि हमने मेडिसिन दे के उसको ट्रीट करने की ट्राई करनी होती है। ऐसी कंडीशन नहीं होती, पेंक्रियाज एक ऐसी चीज नहीं है जैसा कि हमने अपेंडिसाइटिस के अंदर किया था कि हमने स्पून से अपेंडेक्टमी कर दी और अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम सर्जरी करके पेंक्रियाज को ही निकाल दें, क्योंकि पेंक्रियाज इज अ वाइटल ऑर्गन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने रिससिटेशन करना होता है। ये जो पेशेंट है मोस्टली बेहोशी की हालत में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियस होते हैं, तो रिससिटेट करना होता है। रिससिटेशन के बाद नथिंग पर ऑरल करना होता है, इनको बाय माउथ कुछ भी नहीं देना होता। उसके बाद हमने इनको आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास रिंगर सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं, और बॉडी के जो आयनोट्रोपिक सपोर्ट होती है वो मेंटेन करनी होती है, बॉडी के जो आयंस वगैरह हैं उनको पूरा करना होता है। उसके अलावा एनाल्जेसिक्स देने होते हैं। एनाल्जेसिक्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? एनाल्जेसिक्स के अंदर आईवी पैथिडीन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन जिसको मैं मेंशन करना चाह रहा हूं वो ये है कि पैथिडीन जो है, पैथिडीन ये हमने एक कंडीशन के अंदर नहीं देनी जो कि पैंक्रेटाइटिस करवा रही है। कौन सी? हमारे पास गाल स्टोन, ठीक है, आपको पता है एक अम्फूला ऑफ वेटर होता है, ठीक है, ये ऊपर से ये पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है और ये हमारे पास गाल बाइल डक्ट आ रही है, और ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं अम्फूला ऑफ वेटर। यहाँ से ये इंटर हो रही होती है हमारे पास ड्यूडिनम के अंदर। तो ये जो अम्फूला ऑफ वेटर है, अगर यहाँ पे अगर स्टोन अटका हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर स्टोन है, तो आप स्टोन की वजह से अगर पैंक्रेटाइटिस काज हो रही है तो आपने आईवी पैथिडीन नहीं देनी। दिस इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो पैथिडीन होती है ये इस मसल को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवा देती है। एक तो पहले वो ब्लॉक है और दूसरा ये इसको और ज्यादा कंट्रैक्ट करवा देगी। तो इस वजह से ये जो अम्फूला ऑफ वेटर है इस पर अगर स्टोन हो तो हम आईवी पैथिडीन नहीं देते, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट्राजोन वगैरह होता है, मेट्रोनिडाजोल वगैरह होती है। उसके अलावा हमने मॉनिटरिंग करनी होती है कि पेशेंट की हालत इंप्रूव हो रही है या वर्स हो रही है, ठीक है, इस चीज को मॉनिटरिंग करके रखना होता है, जिसके अंदर मेनली हमारे पास इनपुट आउटपुट, जैसा कि वो कितना फ्लूइड उसकी बॉडी में जा रहा है, कितना यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो है इनको मेंटेन करके रखना होता है। उसके अलावा हमने ERCP, इसकी बात पहले भी हुई थी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोली एंजियोपेंक्रियाटोग्राफी। ये क्यों किया जाता है? अगर फॉर एग्जांपल स्टोन है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एंडोस्कोप को इंसर्ट करते हैं माउथ के जरिए, उसको एसोफेगस जो हमारा स्टोमिक है वहां से गुजार के ड्यूडिनम के अंदर लेके जाते हैं, और फिर हम फुला वेटर पॉइंट पे लेके जाते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद क्या है, हम इस प्रोसेस के थ्रू ये जो अम्फूला वेटर है उसको, सॉरी, ये जो अम्फूला वेटर है इसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम जब क्लीन कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोली एंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने करना होता है अगर फॉर एग्जांपल स्टोन हो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसी कंडीशन भी होती है कि हम ये जो स्फिंक्टर होता है, ये वाला अम्फूला वेटर स्फिंक्टर जो है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्फिंक्ट्रोटोमी, ठीक है, स्फिंक्टरटोमी। तो एक्टोपिक एंडोस्कोपिक स्फिंक्टरटोमी भी करते हैं। स्फिंक्टरटोमी रिमूवल ऑफ स्फिंक्टर, और एंडोस्कोपिक मतलब एंडोस्कोपिक यहाँ से कैमरा वगैरह डाल के जो हमारे GI ट्रैक के अंदर आके, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास सर्जरी
सर्जरी जस्ट हमने 3 कंडीशन के अंदर करनी होती है, जो मैंने पहले भी बात की। जो मेन स्टे है वो हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मेन स्टे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। और अगर फॉर एग्जांपल सर्जरी करनी है तो ये किस कंडीशन में हम कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज के पास कोई अब्सेस बन जाए, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, जहां पे भी अब्सेस हो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, इंसिजन एंड ड्रेनेज। इंसिजन होता है कट लगाना, ठीक है, और ड्रेनेज का मतलब होता है उसको साफ कर देना, ठीक है, ड्रेन कर देना, आउट कर देना जो भी उसके अंदर पस वगैरह इकट्ठी हुई हुई। उसके अलावा फिस्टोला, फिस्टोला कैसे बन रहा था मैंने बताया, पैरालिटिक इलियस, जो हमारे पास गाल ब्लैडर है और जीआईटी ट्रैक मतलब ड्यूडिनम है, उसके अंदर एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है, फिस्टोला बन जाता है, तो उसको हम ठीक करना चाहें तो उसके लिए हमने सर्जरी कर सकते हैं। या नेक्रोटाइज, फॉर एग्जांपल क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस चल रहा है बहुत अरसे से और जो ब्लड वेसल्स हैं वो साथ साथ डैमेज हो रही हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी सॉरी पैंक्रियाज है उसके जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो गए हैं, तो नेक्रोटाइजिंग हो रही है उसकी, ठीक है, इस्कीमिया हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग सर्जरी करके उसको ब्लड सप्लाई को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। होप सो कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आई। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कौन कौन सी जो अर्ली कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लेट कॉम्प्लिकेशन काज करती हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।